बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आज हमारा टॉपिक है पैरेलल एल्गोरिदम्स। और अकॉर्डिंग टू कोर्स आउटलाइन यू कैन सी कि हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स देख लिए। लास्ट टाइम हमने कोई रिसर्च टॉपिक्स भी इसमें देखे थे, पॉसिबल रिसर्च एंड प्रोजेक्ट टॉपिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल एल्गोरिदम्स। तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट तो हम पहले से चूंकि पढ़ आए हैं, इसलिए इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ इट इज अबाउट एल्गोरिदम्स। अब एल्गोरिदम से मुराद ये है कि ये सॉफ्टवेयर की बात हम कर रहे हैं। जब हम एल्गोरिदम कहते हैं, जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक जो झोंपड़ी है, झोंपड़ी वो रहाइश के लिए होती है। फिर एक हम घर बात करते हैं, जी घर है ये। फिर किसी को हम कोठी कह देते हैं। सिर्फ ये साइज का मामला है, उसके क्वालिटी का मामला है। ऐसे जब हम कोई छोटा सा 2 4 10 15 20 लाइनों का कोई प्रोग्राम लिखते हैं, हम उसको प्रोग्राम कह देते हैं। अगर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो फिर वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, कभी वो जो है वो वेब एप्लीकेशन कहलाएगा। उसका डिज़ाइन, उसका आर्किटेक्चर, उसकी बेस पे उसके नाम बदल जाते हैं। तो एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। ठीक है, पैरेलल एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम व्हिच कैन डू मल्टीपल ऑपरेशंस इन अ गिवन यूनिट टाइम। जो एक टाइम में एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सके वो पैरेलल है। पैरेलल एल्गोरिदम्स एग्जीक्यूटेड कनकरेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम। अब कनकरेंसी में और पैरेलल में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो इसमें पैरेलल में और कनकरेंसी में आप देख सकते हैं, ये राइट साइड पे जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, दीज आर पैरेलल, यू कैन से कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म। और जो लेफ्ट साइड पे है ये है कनकरेंसी। ठीक है जी, इसमें कहीं कहीं पे कोई जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन उसका टाइम आता है, कहीं पे वो सीपीयू मतलब उसको टाइम नहीं दे रहा, वेकेंट सीपीयू आपका फ्री हो जाता है। तो कनकरेंसी में और पैरेलल में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, दोनों आमतौर पे इकट्ठे कॉन्सेप्ट आते हैं। Which aspect of an algorithm is parallel and which is concurrent not being clearly distinguished as both are correlated algorithms। दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपस में दोनों का ताल्लुक है, रिलेशन है उनका। Algorithms vary significantly in how parallelizable they are। किस लेवल तक वो पैरेललाइजेबल है। जैसे हमने, आपको याद होगा प्रीवियसली एम्दाल लॉ पढ़ा था। एम्दाल लॉ भी उसकी पैरेललाइजेशन को यूज कर रहा था। अब ये इसकी वेरिएशन कहाँ कैसे है, रेंजिंग फ्रॉम इजीली पैरेललाइजेबल टू कंप्लीटली अनपैरेललाइजेबल। ठीक है जी, कुछ ऐसे हैं जो कि उनको आप पैरेलल वे में कंप्यूटेशन एग्जीक्यूशन करवा सकते हो, कुछ पैरेलल चल ही नहीं सकते। इसके दरमियान हर एल्गोरिदम की नेचर डिफरेंट है। कुछ पैरेलल होंगे, कुछ नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं दरमियान में वेरी करेंगे। Some problems are easy to divide up into pieces, so those could be solved as parallel problems. Some problems cannot be split up into parallel portions as they require the results from a preceding step। जहाँ पैरेलल सिर्फ वही चलेंगे जहाँ पे किसी एक का रिजल्ट दूसरे को रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर हमें बिल्कुल कॉमन सी एग्जांपल है, आप एसडीएलसी की बात कर लो ना, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें आप देखें जो हम फर्स्ट फेज में एनालाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उस एनालिसिस, उस प्लानिंग की बेस पर डिज़ाइन बनता है। फिर जो डिज़ाइन बनेगा हमारे सॉफ्टवेयर का, डिफरेंट लेवल के डिज़ाइन बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी कोडिंग, उसके डिफरेंट चीज़ें, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो हम
एनालिसिस और कोडिंग पैरेलल नहीं चला सकते, ठीक है। हाँ, कोडिंग, टेस्टिंग, डिजाइन, इसमें कुछ ना कुछ पैरेलल चीजें चल सकती है। तो अगर कोई प्रोसीडिंग प्रीवियस स्टेप के ऊपर कोई रिजल्ट बेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे पैरेलल आप नहीं चला सकते, as they require the result from a preceding step to effectively carry on with the next step, ठीक है। These are called inherently serial problems। inherently कहते हैं, इसके लिए कोई और वर्ड्स भी यूज होते हैं, कंप्यूटर साइंस में बड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, inherently, intrinsically और by default, ये सारे एक ही चीज के मीनिंग है। implicitly भी इसी मीनिंग में आता है, implicitly, inherently, इंट्रिंसिकली है थोड़ा सा, और बाय डिफॉल्ट, ये सारे सेम मीनिंग में, इंट्रिंसिक। Parallel algorithms on personal computers have become more common since the early 2000s because of extensive improvements in multiprocessing systems and the rise of multi-core processors। तो ये जैसा कि हम पहले डिस्कस हमने किया है कि हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, हमारा हार्डवेयर इंप्रूव हो गया, सॉफ्टवेयर इंप्रूव हो गया, जिसकी वजह से पैरेलल चीजों को मैनेज करना आसान होता चला गया। अब इसमें पैरेलल एल्गोरिथम में स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर, आपने डाटा स्ट्रक्चर का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा। एल्गोरिथम, स्ट्रक्चर दोनों आपस में ये कंबाइंड है, ठीक है जी। To apply an algorithm properly, it is very important that you select a proper data structure, ठीक है। अभी मैं आपको ये, जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली मेरा इंटरव्यू था, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि जी डाटा स्ट्रक्चर में और डाटा में क्या फर्क है, और पूछा ऐसे गया कि इस रूम से एग्जांपल दे, ठीक है। अब रूम से क्या एग्जांपल है, फर्ज करें अगर मैं अपनी बात करूं, रूम को छोड़ दे, अपनी बात करूं, मैंने ये ड्रेस पुट ऑन किया हुआ है, इसकी पॉकेट्स है, पॉकेट डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें कोई चीज मैंने रखी है, वो डाटा है। अगर रूम की बात करोगे तो रूम डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये चेयर्स पड़ी हुई हैं, इसमें ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पड़ा हुआ है, ये सारा डाटा है, ठीक है। हम ड्रॉअर बनाते हैं घरों में अपने, कोई चीजें रखने के लिए ड्रॉअर, वो क्या चीजें हैं, वो डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें हम अपनी सहूलत के मुताबिक वो बनाते हैं, किस तरह से हम चीजें रखेंगे, कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, आपने स्टैक पढ़ा होगा, आपने क्यू पढ़ा होगा, लिंक लिस्ट पढ़ी होगी, अरे पढ़ी होगी, ट्री पढ़ी होगी। तो वो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर डिफरेंट सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। बात समझ आई? एक ही डाटा को अगर हम मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर में उसकी स्टोरेज और रिट्रीवल चेक करें तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। सो आई थिंक आपको डाटा स्ट्रक्चर का डिफरेंस थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। डाटा स्ट्रक्चर हम अपनी अगर रियल लाइफ में बात करें तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई अलमारी बनाते हैं, कोई ड्रॉअर बनाते हैं, कोई रूम्स बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें हमने जो सामान, जो चीज़ें रखनी होती है, जैसे हमने रहना होता है, उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में भी डाटा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, blah blah blah. It is because a particular operation performed on a data structure may take more time as compared to the same operation performed on another data structure, ठीक है। आपका कोई रूम ऐसा है जिसमें आपने 10 चेयर्स रखी हुई है, सेम साइज का एक और रूम है, उसमें भी 10 चेयर्स रखी हुई है। हो सकता है एक रूम का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि 10 चेयर्स उसमें रखना निकालना आसान हो जाए, सादा सी बात है, उसके गेट दरवाजे ही दो है, दो बंदे रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख रहे हैं जो कि पूरे गेट में से पूरे गेट को कवर करके इंसर्ट होता है। तो दो दरवाजे हैं, तो इजीली 10 चीजें, दो पैनल, दो लोग मिलके 5-5 रख लेंगे, टाइम आपका बचत हो जाएगा। तो ये डाटा स्ट्रक्चर को समझ ले जरा, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर आपका और डाटा, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। अगर आपने सही डाटा स्ट्रक्चर चूज किया तो माइट बी पॉसिबल कि कुछ ऑपरेशन आपके कम
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपके आप अचीव कर लो। लेकिन अगर डाटा स्ट्रक्चर गलत चूज कर लिया तो फिर टाइम उस पर ज्यादा लगने के चांसेस होते हैं। So therefore the selection of a data structure must be done considering the architecture and type of the operation to be performed। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे एल्गोरिथम का आर्किटेक्चर कैसा है, उस पे ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम डाटा स्ट्रक्चर अपना चूज करेंगे। The following data structures are commonly used in parallel programming। लेकिन पैरेलल प्रोग्रामिंग में ये वाले डाटा स्ट्रक्चर कॉमनली यूज होते हैं। लिंक लिस्ट, अरे, हाइपरक्यूब नेटवर्क। अब ये डाटा स्ट्रक्चर आप अपने कोर्स में पढ़ाए होंगे, मैं सिर्फ आपको जस्ट रिव्यू करवाऊंगा थोड़ा सा। आपकी जो लिंक लिस्ट है उसमें 0 या ज्यादा नोड्स होती हैं, ठीक है जी, और ये अगली नोड को पिछली नोड पॉइंट आउट कर रही होती है। नोड्स may or may not occupy consecutive memory location। each node has 2 or 3 पार्ट। 2 तब होंगे अगर वो सिंगली लिंक लिस्ट है, 3 तब होंगे अगर डबली लिंक लिस्ट है, ठीक है। 1 उसका एक पार्ट जो है वो डाटा पार्ट है जो कि डाटा स्टोर करता है, एंड द 2 आर लिंक फील्ड दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस और नेक्स्ट। अगर दोनों स्टोर कर रहा है तो वो डबली लिंक लिस्ट है, अगर एक स्टोर कर रहा है फिर वो सिंगली लिंक लिस्ट है। अगर सिंगली है तो उसके 2 पोर्शन होंगे, 2 पार्ट होंगे, अगर डबली लिंक लिस्ट है फिर उसके 3 पार्ट होंगे। एज यू कैन सी, अच्छा अब ये सिंगली, डबली और सर्कुलर हो गई, इसको हम शॉर्ट करते हैं चूंकि ये आपने पहले पढ़ा हुआ भी है। सिंगली लिंक लिस्ट में 2 पार्ट देखें, डाटा है और आगे पॉइंटर है जो कि अगले नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। ये सारा आपका नोड है जिसमें डाटा भी आता है और उसमें एड्रेस भी आता है फॉर द नेक्स्ट नोड। इट इज सिंगली लिंक्ड लिस्ट। डबली में क्या होगा, ये देखिए 3 पार्ट्स आ गए, ठीक है जी। ये एक में अगले के लिए लिंक है, दूसरे में पिछले के साथ लिंक किया जाता है, राइट। तो ये आप देखें नेक्स्ट लिंक का और उसका प्रीवियस का लिंक, दोनों का, ये नेक्स्ट के साथ लिंक कर रहा है और ये प्रीवियस के साथ लिंक कर रहा है N3 के लिए, तो ये डबली। फिर एक सर्कुलर है, उसकी एंड वाली जो नोड है वो फर्स्ट नोड के साथ मिली होती है। तो ये लिंक लिस्ट आपके पैरेलल प्रोग्रामिंग में मोस्टली यूज होता है। नेक्स्ट इज अरेज। अरेज का कॉन्सेप्ट भी आपके पास है, ये कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस है, फिर इसमें 1 डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल भी होती है, ठीक है जी, और ये स्टैटिकली डायनामिकली क्रिएट होती है। स्टैटिकली इसका कंपाइल टाइम पे पता होता है, यानी कि जब आप कोड कर रहे हो कंपाइल टाइम वो होता है एट द टाइम ऑफ कोडिंग, यू कम टू नो, आपको पता होता है कि इसका साइज क्या होगा। लेकिन इसके बरक्स एक आपकी डायनामिक है जो कि रन टाइम पे पता चलता है कि इसका साइज क्या होगा, ठीक है जी। एनीवे तो ये भी आपके यूज होती है कहाँ पे, फॉर शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग अरेज कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन मेमोरी, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग में अरेज आपकी कॉमन मेमोरी के तौर पे यूज होती है। फॉर डाटा पैरेलल प्रोग्रामिंग दे कैन बी यूज्ड बाय पार्टीशनिंग इनटू सब अरेज। इसको आप सब अरेज भी कर सकते हो, मल्टी अरेज, आपका मल्टी डायमेंशनल अरेज का कॉन्सेप्ट भी उसमें पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर। फिर एक आपका हाइपर क्यूब नेटवर्क है। हाइपर क्यूब आर्किटेक्चर इज यूजफुल फॉर दोज पैरेलल एल्गोरिथम्स वेयर ईच टास्क हैज टू कम्युनिकेट विद अदर टास्क, राइट। जहां पे टास्क को आपस में मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन की जरूरत हो वहां पे हाइपर क्यूब यूज करते हैं, ठीक है जी। हाइपर क्यूब टोपोलॉजी कैन इजीली एम्बेड अप टोपोलॉजी, आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा, टोपोलॉजी फिजिकल स्ट्रक्चर को, लेआउट को कहते हैं। तो ये डिफरेंट वर्ड्स, अभी मैं आपको ऑफलाइन पहले बात कर रहा था कि हमारे कॉन्सेप्ट मल्टीपल सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। इफ वी डाइजेस्ट सम लेसन, सम कॉन्सेप्ट वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अदर सब्जेक्ट्स, इनटू अदर फील्ड्स आल्सो। तो हाइपर क्यूब जो टोपोलॉजी है, जो स्ट्रक्चर है, कैन इज इजीली एम्बेड अदर टोपोलॉजीज सच एज रिंग एंड मैश, ठीक है जी। It is also known as n cubes where n is the number of dimensions. So you can see d0 dimension 0, dimension 1, dimension 2, dimension 3 और dimension 4, और
इट कुड बी एक्सटेंडेड अप टू n एज पर रिक्वायरमेंट। जितना ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतनी आपकी पैरेललिज्म भी बढ़ती चली जाएगी, आपको उसी हिसाब से हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होगा। तो ये आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सिचुएशन में फ्रीक्वेंटली एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। Hypercube architecture is helpful for those parallel where each task has to communicate with each other। तो ये हो गया सिलेक्टिंग। अब आगे आ गया डिजाइन टेक्निक्स। अब जो हम एल्गोरिदम लिखते हैं ना, एल्गोरिदम डिजाइन करने का टेक्निक, उसकी डिजाइन करने की टेक्निक भी डिफरेंट है। उस टेक्निक की बेस पर हम अपने एल्गोरिदम की क्लास डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। Selecting a proper designing technique for a parallel algorithm is the most difficult and important task, right? Most of the parallel programming problems may have more than one solution। ठीक है, जैसे हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमारे पास more than one path होते हैं, इसी तरह से हमारे पास solution भी ज्यादा होते हैं। बल्कि हर जगह पे आपके प्रॉब्लम के लिए solution एक से ज्यादा होते हैं। और अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कुरान मजीद में, ये कॉन्सेप्ट कुरान मजीद में भी मौजूद है, इन्ना मअल उसरी युसरन फइन्ना मअल उसरी युसरा। और जो मुफस्सिरीन हैं जो डिस्क्राइब करते हैं वो कहते हैं कि एक तंगी के साथ अल्लाह ताला ने दो आसानियां बयान फरमाई हैं, और दो से ज्यादा मतलब एक अगर प्रॉब्लम है, एक अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके साथ दो आसानियां, दो सॉल्यूशन से ज्यादा होते हैं। सो दैट जो ज्यादा सॉल्यूशंस हैं उनमें से आप अप्रोप्रिएट चूज करते हो। अब यहाँ पे जो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, दैट सॉल्यूशन कुड बी यूज्ड और कुड बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। अब वो टेक्निक्स हम देखने लगे हैं कौन कौन सी है। डिवाइड एंड कंकर, ग्रीडी मेथड, डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड। सो डिवाइड एंड कंकर, in the divide and conquer approach the problem is divided into several small sub problems, very simple, then the sub problems are solved recursively and combined to get the solution of the original problem। तो अब ये divide and conquer स्पेशली वहां पे जो रिकर्सिवली का वर्ड आया ना, रिकर्सिवली हर प्रॉब्लम को आप रिकर्सिवली सॉल्व करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। डिवाइड एंड कंकर रिकर्सिवली आप वहां पे ये मेथड टेक्निक यूज करोगे जहां पे आपके जो आपका प्रॉब्लम है वो डिफरेंट नेचर के सब प्रॉब्लम्स पे डिवाइड हो रहा है। चूंकि वो सेम नेचर के सब प्रॉब्लम पे डिवाइड हो रहा है। एज द सब प्रॉब्लम्स आर ऑफ सेम नेचर, आप उनको रिकर्सिवली सॉल्व करते हो और सोल्यूशन को आप सम अप कर लेते हो। इफ द सब प्रॉब्लम्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर, तो फिर आपका डिवाइड एंड कंकर वहां पे सूदमंद नहीं होगा। द डिवाइड एंड कंकर अप्रोच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। कौन से हैं? डिवाइड है, प्रॉब्लम को डिवाइड करते हो, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हो, फिर आप उसको कंबाइन कर देते हो। ठीक है जी। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, प्रॉब्लम है आपकी, उसके सब प्रॉब्लम बनाए, फिर उसको कंकर किया। ठीक है जी, फिर उसको आपने मर्ज कर दिया, सॉल्व कर दिया। ओके। The divide and conquer approach is applied in the following algorithms। So, divide and conquer approach is applied in the following algorithms, जो हम commonly पढ़ते हैं, आपने डाटा स्ट्रक्चर में डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़े होंगे। बाइनरी सर्च, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और बाइनरी सर्च की मिसाल ले लो, आप अपनी अरे को, सॉर्टेड अरे को क्या करते हो, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। सेंटर पे देखते हो कि जो आपने सर्च करना है वो एलिमेंट है कि नहीं। अरे चूंकि सॉर्टेड है, फर्ज करें वो एलिमेंट था 88, ठीक है, नहीं मिला, सेंटर पे नहीं है। चूंकि ये सॉर्टेड है, आप देखते हो कि ये लेफ्ट पे जाना है या राइट पे, मतलब कि सेंटर पे फर्ज करो 70 पड़ा था, सो दैट यू हैव टू सर्च एट योर राइट साइड। ठीक है, ठीक है जी। तो आप इस अरे को डिस्कार्ड करते हो और इस अरे की तरफ जाते हो, फिर सेंटर निकालते हो। तो बाइनरी सर्च ये डिवाइड एंड कंकर, इस तरह से क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवाइड एंड कंकर इस्तेमाल होता है। आ गया ग्रीडी एल्गोरिथम। इन ग्रीडी एल्गोरिथम अप्रोच सॉल्यूशंस आर मेड फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन डोमेन।
देयर इज अ डोमेन ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, और ग्रीडी जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, व्हाट एल्गोरिथम डज, एल्गोरिथम फाइंड द सॉल्यूशन and he choose first available solution whatever his effectiveness or his efficiency is. ठीक है, वो लेस एफिशिएंट है, ज्यादा एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है, जो उसको पहला सॉल्यूशन मिलता है ना वो उठा लेता है। ठीक है, ये ग्रीडी एल्गोरिथम का काम होता है। तो बहरहाल ये भी पैरेलल एल्गोरिथम की एक डिजाइन टेक्निक है। As being greedy, the closest solution that seems to provide an optimum solution is chosen. ठीक है, closest, nearest. Greedy algorithm try to find a localized optimum solution, which may eventually lead to globally optimized solution. However, generally greedy algorithm do not provide globally optimized solution. ये इसकी कुछ details हैं। Globally optimized वो होगा जिसे हम the best कह सकते हैं, the optimal। ऑप्टिमल उसे कहते हैं, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो कि कम रिसोर्सेज ले, कम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ले। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज क्या है? दो मेजर रिसोर्सेज, सीपीयू टाइम और स्पेस। ठीक है, दो मेजर रिसोर्सेज आपके, वो कम ले तो वो आपका ग्लोबली ऑप्टिमल, और लोकली ऑप्टिमल वो है जो ग्लोबली ना हो। ठीक है, आपको पता ना हम डी का वर्ड किसके साथ लगाते हैं, किसी खास ओवरऑल। तो ये जो ग्रीडी एल्गोरिथम है ये लोकली ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन देखता है, दी बेस्ट नहीं देखता, जो उसे पहला मिले उसको वो पकड़ लेता है। ठीक है जी, यानी कि ये इतना दूरंदेश नहीं होता, बट इट इज अ डिजाइन टेक्निक ऑफ पैरेलल। द प्रॉब्लम इज टू, अब इसको समझने, द प्रॉब्लम इज टू काउंट टू डिजायर्ड वैल्यू बाय चूजिंग द लीस्ट पॉसिबल कॉइन्स। मैं आपको सम अप करता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में, कि आपने कोई एक वैल्यू बनानी है। जैसे हमने किसी को पैसे देने हो ना, फर्ज करें 40 रुपए देने हैं, तो हम 10-10 के नोट भी दे सकते हैं, हम सिक्कों की सूरत में भी दे सकते हैं, हम उसे 50 दे के 10 वापस भी ले सकते हैं। तो फर्ज करें अगर हमारे पास ये डिफरेंट कॉइन्स हैं, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, हम इसको जरा शॉर्ट करते हैं। आपके पास डिफरेंट कॉइन्स हैं, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के। ठीक है जी, एंड वी आर आस्क्ड टू काउंट 18, हमने 18 बनाना है। तो हमारी ग्रीडी अप्रोच क्या होगी? हम लेंगे सिलेक्ट 1 10 कॉइन। ठीक है जी, 10 का एक सिक्का लेंगे, फिर उसके बाद हम सिक्का लेंगे 5 का। ठीक है, फिर उसके बाद 15 हो गए, 5 के 3 लेंगे, सॉरी 5 के लेंगे एक, फिर बाकी बचेगा 3, 15 हो गया। अब 3 के लिए हम 2 का सिक्का लेंगे और फिर 1 के लिए 1 का सिक्का लेके प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। वी यूज्ड 4 कॉइन्स। ठीक है, लकीली ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, आप इससे कम सिक्कों में गुजारा नहीं कर सकते। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज किया गया। इफ यू हैव कॉइन्स ऑफ 1 7 एंड 10, ठीक है जी, एंड यू वांट टू मेक 18, फिर हम क्या करेंगे? For the currency system where we have coins of 1 7 and 10, value counting coins for value 18 will be absolutely optimum, but for the count like 15, दोनों को देखिएगा जरा। जब हमने 18 बनाना है, 18 बनाना है तो 10 का एक सिक्का लिया, 7 का लिया, 1 का लिया, 18 बन गया। ठीक है, जब हमने 15 बनाना है तो पहले अगर हमने 10 का सिक्का ले लिया, ग्रीडी एल्गोरिथम ये करता है, ग्रीडी क्या करता है? सबसे बड़ा सिक्का पहले उठाएगा। 10 का सिक्का लिया तो फिर उसे 5 एक के सिक्के मिलाने पड़ेंगे, तो आपके 6 कॉइन्स यूज हुए। ये है ग्रीडी एल्गोरिथम की अप्रोच। ठीक है जी, बट द अदर अप्रोच व्हाट कुड बी के 2 7 के सिक्के लिए जाते और एक सिक्का 1 वाला लिया जाता तो 15 बन जाता। तो ये ग्रीडी एल्गोरिथम का ये थोड़ा सा फ्लॉ है, राइट। एनीवे, जो ग्रीडी एल्गोरिथम है ये आपका पैरेलल एल्गोरिथम के डिजाइन टेक्निक में आता है। उसके बाद है डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये इसको थोड़ा इसलिए भी शॉर्ट कर रहा हूँ कि ये आप पहले डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हैं सारी डिजाइन टेक्निक्स।
Dynamic programming approach is similar to divide and conquer in breaking down the problem into smaller and yet smaller possible sub-problems, right? But unlike divide and conquer, these sub-problems are not solved independently. उनको दूसरे सब-problems के साथ उसके overall context में देखा जाता है. Rather, result of these smaller sub-problems are remembered and used for similar or overlapping sub-problem. उन सब प्रॉब्लम के रिजल्ट को रिमेंबर रखा जाता है और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जहां पर सेम प्रॉब्लम अकर करती है वहां पे उसके सॉल्यूशन को यूज कर लिया जाता है. ये डिवाइड एंड कंकर से ज्यादा इंटेलिजेंट अप्रोच है. डायनामिक प्रोग्रामिंग इज यूज्ड वेयर वी हैव प्रॉब्लम व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम एंड सो ऑन, so that it is also a topic which you have already now and you have discussed in algorithms. Next is backtracking. Backtracking is an optimization technique to solve combinational problems. In backtracking, we start with the possible solution which satisfies all the required conditions. Then we move to the next level, and if that level does not produce a satisfactory solution, we return one level back and start with a new option. तो ये हम रियल लाइफ में भी ऐसा करते हैं. आपने कोई काम करना हो, जैसे आपको पता है हमारे ये जो रूबिक क्यूब्स होते हैं, इसमें हम अगर कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कोई इसको सॉल्व कर रहे हैं, पजल को सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमने कोई स्टेप गलत कर लिया हम उसको रिवर्स कर लेते हैं. इवन आप ड्राइविंग में जब जा रहे हो, कोई आपने रॉन्ग टर्न आपने ले लिया तो आप उस स्टेप को रिवर्स कर लेते हो, आप रिवर्स आ जाते हो. तो ये सेम बैक ट्रैकिंग में भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है. नेक्स्ट इज ब्रांच एंड बाउंड. A branch and bound algorithm is an optimization technique to get an optimal solution to the problem. Optimal में आपको बता चुका हूँ, बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है. और फर्दर एक और आपको मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि किसी भी प्रॉब्लम का दी बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली. थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रेड ऑफ्स विच वी हैव टू मैनेज. ठीक है, हम अगर परफेक्शन की तरफ जाएंगे, हर काम परफेक्ट करेंगे तो उसमें हमें बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा टाइम चाहिए. सेम केस आपका एल्गोरिदम के सॉल्यूशंस में भी है. अगर आप द ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाएंगे तो आपको कई चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा. सो यहाँ पे वर्ड ऑप्टिमल की बात की गई है, ठीक है जी, यूज टू गेट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. थ्योरेटिकली तो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉसिबल है, द ऑप्टिमल द बेस्ट, बट प्रैक्टिकली द ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता. It looks for the best solution for a given problem in the entire space of the solution. लंबे छोटे आप ना जाएं. अगर आप अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज की बात करो, अगर आप किसी प्रॉब्लम को कम टाइम में एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कम टाइम में, तो हो सकता है उसके लिए आपको ज्यादा स्पेस कंज्यूम करनी पड़े. अगर आप किसी प्रॉब्लम को, एल्गोरिदम को कम स्पेस में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो हो सकता है उस पर सीपीयू को ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े. तो ये आपके ट्रेड ऑफ्स होते हैं, ये आपकी चॉइस होती है कि आप कौन से रिसोर्सेज पे कॉम्प्रोमाइज करते हो, किस पे नहीं करते. ठीक है. The bounds in the function to optimize are merged with the value of the latest best solution. ब्रांच एंड बाउंड क्या करता है? ब्रांच तो सर्च करता है कोई, और बाउंड आप रुक के कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते हो. इसका काम, इसका वर्किंग का तरीकाकार ऐसा है कि आप ब्रांचिंग, डिवीजन, सर्चिंग करते हो, और जब कहीं पे आपको सॉल्यूशन मिलता है तो आप फिर उसको देखते हो, इज दिस सॉल्यूशन फीजिबल और नॉट. इफ द सॉल्यूशन इज फीजिबल यू चूज, अदरवाइज you go for the search for another solution, right? The bounds in the function to be optimized are merged with the value of the latest best solution. तो जो आपका लेटेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन होगा, बाउंड्स उसके साथ मर्ज कर लेता है, उसके साथ मिलके आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. इट अलाउज द एल्गोरिथम टू फाइंड पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस कंप्लीटली. वंस द सॉल्यूशन इज फाउंड इट कैन कीप इम्प्रूविंग द सॉल्यूशन. तो ये भी आपका पैरेलल एल्गोरिथम की एक टेक्निक है, पैरेलल एल्गोरिथम की एक टाइप है. ठीक है जी.
इज इम्प्लीमेंटेड इन डेप्थ बाउंडेड सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट इज, अच्छा ये वही है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक से, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।